हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के और फर्दर क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 और उसके रिमेनिंग पार्ट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी बुक आप निकलवा सकते हैं मैथमेटिक्स की, और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ बेटा सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है? आपको बस अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस, लिख लिख कर प्रैक्टिस करा करो। अगर आपको देखने में मतलब थोड़ा सा लगता है अटकन हो रही है तो आप सॉल्यूशन से हमारी हेल्प ले सकते हो। ठीक है? और अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको, जैसे हमने क्वेश्चन यहां एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद आप उसे खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप बीच में अटक रहे हो तो आप सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हो। ठीक है? बट अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है तो ये मत समझना कि आप पे वो अच्छी तरह आ गया। जब तक बिना देखे वो बिल्कुल आप कर ना लें। बिना देखे मतलब आपने सॉल्यूशन करा और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सॉल्यूशन से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तब जाके समझना कि वो आप पे अच्छे से आता है। जब तक आप बिना देखे ना कर लो तब तक ये उम्मीद मत करिएगा कि वो क्वेश्चन आप पे आता है। ठीक है ना कहीं अटकन हो रही है तो इसका मतलब एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस करें, इसका यही एक तरीका है जिससे आप बहुत अच्छा कमांड इस चैप्टर पे अपना कर सकते हैं। इसलिए जानकर मैंने ये चैप्टर स्टार्टअप किया है ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे सकूं। प्रूविंग का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक आप निकलवा सकते हैं, एक्सरसाइज 6.2, और इसमें हमसे क्या बातें कही गई हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके 5 स्टेप होते हैं अगर पूरे मार्क्स हम हासिल करना चाहते हैं तो। ठीक है ना? 5 स्टेप्स होते हैं टोटल। अगर आप इन 5 स्टेप्स को नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन अधूरे, जरूरी नहीं है वो पूरे ही मिले। ठीक है? सबसे पहला स्टेप होती है फिगर। फिगर क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, बुक में दे रखी है तो आप उसे ड्रॉ करिए। नहीं दे रखी है लेकिन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो भी आप कोशिश करें कि उसकी फिगर बने। तो फिगर बना ली सबसे पहले हम लोगों ने। दूसरा स्टेप होता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या बात वाली बातें हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। ये मैंने जब थ्योरम का प्रूफ बताया था तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी सारी चीजें, तो आई होप वो आपको सारी बातें पहले से पता होंगी। दूसरा स्टेप होता है गिवन। तो बेटे इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है वो मैं देखना चाहूंगा। आप भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने हमसे कहा हुआ है इन गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। LM जो है ये CB के पैरेलल है। ठीक है? तो मैंने यहां एरो लगा दिया, ये एरो पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, यहां इस लाइन पे भी सिंगल एरो आ रहा है, एक एरो आ रहा है, और इस लाइन पे भी एक एरो आ रहा है और सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। ये ज्योमेट्री का सिंबल है पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का। ये चीज हमें गिवन है। और दूसरा उन्होंने ये पैरेलल गिवन किया है कि LN जो है इट इज पैरेलल टू DC या CD। ये इसके पैरेलल है। अब जैसा कि आपने देखा मैंने 2 एरोज यहां लगाए हैं, 2 एरोज यहां लगाए हैं। इसका डायरेक्शन भी ऐसे है, इसका डायरेक्शन भी, तो ये पैरेलल। अगर बाई चांस तीसरा कुछ होता, तीसरी साइड कोई और भी अगर बाई चांस पैरेलल हो जाती तो हम इसमें 3 एरोज यूज कर सकते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी ये दोनों अगर हैं तो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते थे, वो भी सही है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है पैरेलल होने की। ठीक है? तो इसमें हमें 2 बातें गिवन है कुल मिला के कि LM इज पैरेलल टू BC और LN इज पैरेलल टू DC। तो ये बात मैं यहां मेंशन करूंगा। ठीक है ना? तो उन्होंने 2 बातें यहां दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर कि LM इज पैरेलल टू BC और LN इज पैरेलल टू DC। ये इसके पैरेलल, तो ये हमने गिवन में लिख दिया। ये पहला स्टेप हो गई फिगर गिवन, सेकेंड स्टेप हो गया
तीसरा स्टेप आता है टू प्रूव, कि आखिरकार हमें प्रूव करना क्या है। क्या साबित करना चाहते हैं? तो बेटा इसमें उन्होंने कहा है प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, यानी दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। मैं लिख देता हूं, ए एम अपॉन ए बी को इक्वल करना है ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। देखो मैंने काफी बार देखा है बेटा अपनी लाइफ में, बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रूफ को याद करते हैं। मैथ कभी लर्न करने की चीज होती ही नहीं है, वो केवल समझने की चीजें होती है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट बता सकूं जिससे आप उसकी अगर आपकी भी याद करने की आदत है या डर लगता है आपको, तो वो दूर हो सके। उसी में फायदा है। मैथ्स कभी लर्न नहीं की जा सकती, वो केवल समझी जाती है और प्रैक्टिस की जाती है। आइए फोर्थ स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब अगर अलग से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में नहीं होता, वो रेयर ही किसी क्वेश्चंस में होता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं होना, तो फोर्थ स्टेप इसका हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। और फिफ्थ स्टेप आता है प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन हटा करके हम डायरेक्टली यहां क्या लिखेंगे? प्रूफ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, यहां कंस्ट्रक्शन का कोई काम ही नहीं है, ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या करा करो, जो बातें गिवन हैं उनको यूज करना सीख जाओ कि उनको यूज कैसे किया जाता है। अगर एक बार आप उनको यूज करना सीख गए तो सब कुछ आसान लगने लगेगा बेटा। आइए प्लीज, इसमें सपोज मुझे ये गिवन है, मैंने कहा ना गिवन वाली बातों को यूज करना सीखो। देखो कैसे, एल एम बी सी के पैरेलल है, एल एम बी सी के पैरेलल है। तो पहले आप ये डिसाइड करो, मैं सपोज इसी को यूज कर रहा हूं कि एल एम और बी सी, ये जो गिवन वाला पार्ट है, आपको अपने सॉल्यूशन में सर्कल मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है, एल एम और बी सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ये आ रहा है एबीसी में। ए बी सी ट्राइंगल को देखना है, बाकी किसी को देखना ही नहीं है। जैसे आपको याद है जब हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते थे तो इसमें ऐसा होता था, तो इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और डीई पैरेलल है क्यू आर के। तो उसी तरह मैं कह रहा हूं एल एम बी सी के पैरेलल है, तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ये वाले पार्ट एल एम और बी सी, ये आ रहे हैं एबीसी में। एबीसी ट्राइंगल में एल एम बी सी के पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल का नाम जिसमें हम थेल्स थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या चीज गिवन है? हमें गिवन किया गया है बेटा एल एम पैरेलल है बीसी के, ये चीज गिवन की गई है, ठीक है। अच्छा, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जब कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो जाती है, तो वहां कौन सी थ्योरम को यूज किया जाता है? थेल्स थ्योरम को। और थेल्स थ्योरम के हमने कितने पार्ट बताए थे आपको? 3। पहला था मेन पार्ट और बाकी 2 कॉरोलरी। अब यहां समय आ गया है ये देखने का कि कब कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल एबीसी की, ठीक है। अब ये देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, ट्राइंगल एबीसी में ए एम अपॉन ए बी, याद करो, ध्यान करो, ए एम अपॉन ए बी, ये कौन से नंबर का पार्ट था? यानी छोटा वाला पार्ट अपॉन बड़ा वाला पार्ट, ऐसा आंसर लाना है। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट यूज हो रहा है थेल्स थ्योरम का? मैंने 3 पार्ट प्रूफ करवाए थे आप लोगों को, इसमें यूज हो रहा है दूसरा वाला पार्ट, यानी पहली कॉरोलरी, कॉरोलरी यूज हो रही है, ठीक है। तो ए एम अपॉन ए बी, ऐसा आंसर लाना है। अपने आंसर को देखा करो, गिवन वाले पार्ट को यूज किया और आंसर को देखो, ये लाना है। तो अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो बेटा एम ने ए बी के कितने टुकड़े किए? 2, ए एम और बी एम। और एल ने, एल एम है ना,
एल ने एसी के कितने टुकड़े किए एबीसी ट्राइंगल में, एल और सीएल। तो आप मुझे बताइए, क्या आप गैस कर सकते हैं कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सा रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है केवल, बाकी किसी को मत देखो। ए एम अपॉन ए बी, यानी ये छोटा वाला पार्ट अपॉन बड़ा वाला पार्ट मस्ट बी इक्वल टू किसके? ए एल अपॉन ए सी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। रीजन देना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, बाय थेल्स थ्योरम। और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमें नहीं पता इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, ठीक है, वो बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। कुल मिला के हमने पहला वाला गिवन वाला पार्ट यूज कर लिया। दूसरी बात गिवन क्या थी, एल एन पैरेलल है डीसी के, एल एन पैरेलल है डीसी के। अब ये देखो एल एन और डीसी कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ट्राइंगल एसीडी में। इसी तरह यहां पे सोचो, तो हम यहां सबसे पहले ट्राइंगल का नाम, कुल मिला के गिवन वाली बात को यूज करना सीख लो कि गिवन वाली बात को कैसे यूज करना है इन ट्राइंगल एसीडी। उन्होंने हमें दिया हुआ था एल एन पैरेलल है डीसी के, गिवन, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, एल एन डीसी के पैरेलल है, तो क्या कह सकते हैं, एल ने एसी के दो टुकड़े किए ए एल और सी एल। तो कॉरोलरी के अकॉर्डिंग देखो ए एल अपॉन ए सी, यही तो यूज कर रहे हैं, किसके इक्वल होना चाहिए, एन ने एडी के दो टुकड़े किए ए एन और डी एन, टू पार्ट्स, और मुझे लाना है ए एन और ए डी। तो इसमें कौन सी वाला पार्ट यूज करेंगे, वही सेम दूसरा जैसे यहां किया था, ए एल अपॉन ए सी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी आंसर लाना। ठीक है, तो देयरफॉर ए एल अपॉन ए सी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के बाय थेल्स थ्योरम। रीजन बेटा आपको लिखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, और ये हो जाती है सपोज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जरा ये देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या चीज सेम आ रही है। मैंने देखा ए एल अपॉन ए सी यहां भी आ रहा है और ए एल अपॉन ए सी यहां भी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, और ये जो पार्ट है ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, मान के चलो कि ए एल अपॉन ए सी 3/2 है ना, तो बेटा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के। तो दोनों का रेशियो कैसा हो गया, सेम। इसका आंसर भी 3/2 और इसका आंसर भी 3/2। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हो गए, दोनों के दोनों ए एल अपॉन ए सी के इक्वल हैं। दिस पार्ट इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी और ये वाला पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हो गए, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। और शायद यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। हेंस प्रूव्ड। लास्ट में हेंस प्रूफ लिख दिया करो। तो आपने क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, आखिरकार कोई नया काम नहीं किया, केवल जो गिवन वाली बातें हैं उनको यूज करो। थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि थ्योरम अप्लाई कैसे की जाती है, बस गिवन वाली बातों को यूज करो और अपने आंसर पे ध्यान रखो कि आंसर लाना क्या है, बस सही हो जाता है प्रूफ। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं पूरा। ठीक है।
अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका फर्दर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।